हेलो, आ गए हम सभी लोग। हेलो, चलिए तो स्टार्ट करें हम अपने आज के लेक्चर को। हाँ जी, आ जाइए यहाँ पर। सो फर्स्ट इज दिस, माय टॉपिक इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की। तो कमर कस लीजिए आप और आ जाइए आज की क्लास में। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा, आपकी बायोलॉजी टीचर्स, एंड आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्लियर है? सारी चीज क्लियर है ना? वॉइस वगैरह सही आ रही है आप लोगों को? हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम इंट्रो लेंगे इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। मतलब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th की यूनिट सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट जिसको भी डिस्कस करना है वो यूट्यूब पे जाए और सर्च करे डीएस साइंस क्लासेस। क्या सर्च करेगा? ये डीएस साइंस क्लासेस। वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12th की यूनिट 1 के तीनों चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और क्या है लास्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीनों चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। मतलब चैप्टर वाइज चले तो 12th का चैप्टर 4 हम डिस्कस करेंगे आज। और जो यूनिट सेकंड में आता है ना, यूनिट सेकंड में आता है, और 11th से काउंट करें तो यूनिट 7th में आएगा। किसमें आएगा? 7th में। अच्छा, ये याद हो रहा है नहीं हो रहा है, हटाइए आप इसे। फिलहाल आप याद रखिए, आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो स्टार्ट करें हम अपनी आज की क्लास जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो कि यूनिट सेकंड है क्लास 12th की। इसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? हाँ जी, बताइए। चले आगे। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ मेंडल, है ना। मेंडल कौन है, सबसे पहले उनकी डिस्कवरी देख लेंगे, ये सारी चीजें। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना एनसीईआरटी का कंटेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि कंटेंट आपको पता रहे तो आपको चलने का तरीका समझ आ जाएगा, किस तरीके से चलना है, किसका कितना वेटेज है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितना लेंथ है, कितने मार्क्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसलिए टॉपिक्स का आइडिया होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो जो कंटेंट है आपके एनसीईआरटी का, उसमें ये आपके मुख्य टॉपिक हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आपको मिलेगा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम। यहाँ पर हम लॉ ऑफ मेंडल्स डिस्कस करेंगे, जो 3 लॉ है। फिर हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति कैसे होती है, मेंडल ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड आउट किया कि वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस किस तरीके से देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीनों की एक साथ वंशागति कैसे हो रही है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया, सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन भी देखेंगे हम यहाँ पर। फिर म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे एंड जेनेटिक डिसऑर्डर को देखेंगे। क्लियर है? सही है, चले आगे चले हम। तो ये टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यूनिट है। क्या है? यूनिट है जिसका क्या नाम है? जेनेटिक्स। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है जेनेटिक्स क्या है? अच्छा, क्वेश्चन मार्क भी अच्छा नहीं लगा हुआ है। हाँ जी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? अब तो ठीक है ना? ठीक है यार, क्या करना है इसे? चलिए बताइए, व्हाट इज जेनेटिक्स? व्हाट, क्या होता है जेनेटिक्स? अगर कोई मुझसे पूछता है जेनेटिक्स क्या है, तो मैं सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, जिसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो मैं बोलूंगी कि जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, कलर, हाइट, वेट, आई कलर, हेयर कलर, फेस कलर, है ना, और भी सारे कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, वो सभी कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आपको मिल रहे हैं जिस तरीके से, और उसकी वजह से जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मिलाकर ही शायद मैं बोल दूं कि ये जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है? जो कैरेक्टर्स आपको पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ओके, और जिस तरीके से मिल रहे हैं, और जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, ये सारी चीज हम जहां डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। एग्जाम्पल के लिए आपसे कोई पूछता है स्कूल क्या है,
तो आप बोलेंगे स्कूल जहाँ पर स्टार्टिंग से हम बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, फिर रीडिंग करना सीखते हैं, मैथ्स को सॉल्व करना सीखते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करना सीखते हैं और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं फाइनली, है ना, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो। दैट इज स्कूल। तो मतलब स्कूल का क्या मतलब हुआ, जहां पर चीजों को सिखाया जा रहा है हर तरीके से, हर एक फील्ड के लिए और अलग अलग ब्रांचेस पे, दैट इज स्कूल। ठीक है, तो वैसे ही जेनेटिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जहां पर हम बात करेंगे कि पेरेंट्स के कैरेक्टर कैसे पास आउट हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, है ना, कैरेक्टर आपके अंदर खुद किस तरीके से आ रहे हैं और उसकी वजह से जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और चेंजेस की वजह से जो नया कैरेक्टर्स, नया फीचर्स जनरेट हो रहा है, ये सभी बात करेंगे हम जेनेटिक्स में। सो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट्स डील विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिकी क्या है, ये एक बायोलॉजी की शाखा है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन पर, है ना। तो ये हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और जेनेटिक्स कहाँ से आ गई, किसने जेनेटिक्स की बात कर दी। जैसे अगर मैं बोलूं, आपको अंतर ऐसे समझ में आ सकता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक फीचर में, है ना, और जेनेटिकल डिसऑर्डर में, मतलब ऐसी चीज जो आपकी खुद की नहीं है, आपको विरासत में मिली है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं और आपने बहुत पैसा कमा लिया है, फाइनली आपने प्रॉपर्टी भी खरीद ली है, तो वो जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपकी खुद की है, उपार्जित है, वो मतलब आपने खुद से बनाई है। लेकिन आप निकम्मे, सॉरी मतलब मैं निकम्मी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अनपढ़ हूँ या फिर पढ़ी लिखी हूँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना पैसे कमा पा रही हूँ, पर कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे पूर्वजों ने इतना सब कुछ किया है कि मेरे पास इतनी जमीन जायदाद सब कुछ है कि मैं बैठे बैठे खा सकती हूँ। तो वो जो चीज है मुझे पूर्वजों से मिली, अपने, है ना, अपने बोल सकते हैं पुराने लोगों से मिली, फादर से मिली है, दादाजी से मिली है, सभी लोगों से मिलकर ये जो सारी चीज मिली है जिनकी वजह से मैं बैठे बैठे खा सकती हूँ, मुझे खुद को कुछ भी चीज अर्न करने की जरूरत नहीं है, वो क्या हो गई, पूर्वज से मिली। वैसे ही जो कैरेक्टर आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के हो या पेरेंट्स के पेरेंट्स के हो या उनके पूर्वज के हो, यही क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक। और वही बीमारी भी हो सकती है कि कोई बीमारी जो आपकी खुद की नहीं थी लेकिन आपके फादर को थी तो आपको हो गई, आपके फादर के फादर को थी इसलिए फादर को हो गई, उनके फादर के फादर को थी तो वो उनको हो गई। तो मतलब ये पास आउट हो रही है वन बाई वन बाई वन बाई वन, जनरेशन टू जनरेशन में, है ना। तो ये है जेनेटिक्स। क्या है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का क्या है, जहां पर कैरेक्टर्स कंटिन्यू ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, स्किप भी कर जाते हैं, मतलब लैकिंग हो जाती है यहाँ पर, एक जनरेशन से दूसरे में ना आकर डायरेक्ट तीसरे में आ जाते हैं। तो यही क्या है, जेनेटिक्स है, जहां पर कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके अंदर जो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो, और किस वजह से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ये सारी चीज की जहां हम स्टडी करेंगे वही क्या है, जेनेटिक्स। आई होप आपको जेनेटिक्स क्या है समझ में आ गया होगा। क्लियर है, जेनेटिक्स समझ में आया, क्या है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट्स डील विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो डील करती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन पर। तो आप कहेंगे ये तो सब सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो हेरिडिटी है और वेरिएशन है, मतलब वंशानुक्रम और विभिन्नता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको तीन टर्म्स देखने को मिलेगी, फर्स्ट इज हेरिडिटी, दूसरा वेरिएशन देखने को मिल गया, तीसरा इनहेरिटेंस। क्या, इनहेरिटेंस। अब आपने कहा, देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आते हैं, इसी को इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। जैसे मेरा कलर मेरी मदर की तरह दिखाई देता है, मतलब मेरी मदर का कलर जो भी है वैसे मेरा कलर है, आपका कलर है, तो ये किससे मिला, आपको मदर से मिला। ओके, तो ये जो कैरेक्टर है जो मिल रहा है, जिसकी वजह से आप दिखाई दे रहे हैं, दिखाई इन द सेंस जो भी आपका कैरेक्टर आपको मिल रहा है, वही क्या है, क्या है, क्या है वो, हेरिडिटी। ओके, सो हेरिडिटी, मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं, मतलब मदर का कलर आपके अंदर आखिर कैसे आया, आप कहेंगे क्रोमोसोम से, जीन से, है ना, डीएनए से, तो ये तो अभी पता है, पहले तो ये सारी चीज नहीं पता थी। तो जिस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस जिसकी वजह से कैरेक्टर आते हैं जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हेरिडिटी दिखाई देती है इसकी वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसके बेस पे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। और वेरिएशन क्या है, भिन्नता क्या है,
हिंदी में देखें तो आप बता सकते हैं भिन्नता मतलब अंतर, नई चीज जहां पर देखने को मिले, चेंजेस जहां देखने को मिलते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए मेरे अंदर कुछ कैरेक्टर मेरी मदर के हैं और कुछ कैरेक्टर्स मेरे फादर के हैं, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर है, कलर, हाइट, वेट, सब कुछ, ये क्या है, हेरिडिटी है। और ये पेरेंट्स से मेरे अंदर कैसे पास आउट हुए, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। और क्योंकि मेरे अंदर मदर के कैरेक्टर्स भी है, फादर के कैरेक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से मैं एग्जैक्ट ना ही मदर की तरह दिखाई दे रही हूँ, ना ही फादर की तरह, यूनिक कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। मेरा खुद का एक नया अस्तित्व क्रिएट हो रहा है ना। मतलब मुझे मेरी मम्मी भी नहीं बोल सकते एकदम से कोई मम्मी जैसा, ना ही फादर जैसा, मेरी खुद की एक पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी। वही क्या है, वेरिएशन है, भिन्नता है, जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि कुछ कैरेक्टर ओके मदर की तरह है, कुछ फादर की तरह है, लेकिन खुद का एक नया फीचर क्रिएट किया है, दैट इज वेरिएशन, भिन्नता। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट आप अपने पेरेंट्स के क्लोन नहीं होंगे, कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, यही वेरिएशन है। जैसे आपने सुना होगा ये अपनी मम्मी जैसे दिखाई देती है, लेकिन एग्जैक्ट मम्मी जैसे नहीं दिख सकती। आप खड़ा कर लीजिए एक बगल में, एक एज के बाद पिक्चर्स को मैच कर लीजिए, आप बोलेंगे मेजोरिटी है कि हमारा फेस मैच करता है एक दूसरे से, लेकिन 100% नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स नए थे जिसके वजह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, है ना। तो यही क्या है, वेरिएशन है, भिन्नता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ में आई, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो समझ में आ गया जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एंड वेरिएशन क्या है। लेकिन ये सब बात आखिर कौन कर रहा था, किसने ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमें दे दिया पढ़ने के लिए, है ना। पहले तो ये सब क्या ही, मतलब हम सोचते हैं ना कभी कभी क्या ही जरूरत थी इन सब चीजों को पढ़ने की, करने की। तो कोई था जो इस पर स्टडी कर रहा था आपके भले के लिए। कोई भी चीज आ रही है, बीमारी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आखिर वो कैसे, क्वेश्चन मार्क था कैसे, है ना। तो क्वेश्चन मार्क को टिक करने के लिए, राइट करने के लिए कोई थे जिन्होंने स्टडी की फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उस पर काम किया, फाइनली जेनेटिक्स का ओरिजिन किया, है ना। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। कोई बता सकता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये जो जेनेटिक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टर क्या है, कैसे आ रहे हैं, कैसे वेरिएशन दिखाई दे रहा है, यही जेनेटिक्स है। अब इसका फादर किसे बोलेंगे? मेंडल को। किसको बोलेंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, अनुवांशिकी के जनक, पितामह किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मतलब सबसे पहले जेनेटिक्स की स्टार्टिंग या फिर बात इन्हीं ने की थी। इन्हीं ने बताया था कि कैरेक्टर जो है वो पास आउट हो रहे हैं पेरेंट्स टू जनरेशन, और कैसे पास हो रहे हैं, कौन है आखिर जो कैरेक्टर को लेके जा रहा है। क्वेश्चन मार्क तो यही था सबसे बड़ा, कौन है वो जासूस जो कैरेक्टर को आपके माता पिता से आपके अंदर लेके जा रहा है, आपके कैरेक्टर्स को आने वाली जनरेशन में लेके जाएगा, कौन है वो। इनिशियली तो नहीं पता था कि वो कौन है, उसको हमने फैक्टर नाम दिया था, हमने नहीं, इन्हीं ने। ये कौन है? मेंडल साहब। मेंडल साहब ने ही बोला था कि कुछ तो है जो कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन। चलो क्योंकि नाम नहीं पता तो मैं इसे फैक्टर दे देता हूँ, नाम कारक बोल देता हूँ। आगे जब स्टडी करते गए तो फाइनली पता चला कि ये और कुछ नहीं है, ये तो जीन है। अब जीन क्या है, और स्टडी की तो पता चला ये तो डीएनए का ही एक पार्ट है जीन। ओके, तो जीन, डीएनए, डीएनए तो आपने सुना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीएनए टेस्ट आपने मूवी वगैरह, सीरियल वगैरह में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा कि डीएनए टेस्ट होता है जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरा नहीं है, तेरा, ये सब होता है। तो डीएनए टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो प्रोजनी है, जनरेशन है या संतान है, वो किसकी है। इससे पता चलता है किसका डीएनए किससे ज्यादा मैच कर रहा है, उसके बेस पे हम बोल देते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? तो इनिशियली, अभी जो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो हटाइए। इनिशियली आपको याद रखना है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। सबसे पहले जेनेटिक्स की बात ही किन्होंने की थी? मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, मतलब सबसे पहले जेनेटिक्स की बात ही इन्हीं की थी। ओके, फिर कारक मतलब फैक्टर भी नाम इन्हीं ने दिया था जो कैरेक्टर को लेके जा रहा है। ये तो हो गई जेनेटिक्स की बात। लेकिन जेनेटिक्स डेवलप होती गई एंड फाइनली मॉडर्न जेनेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के भी फादर थे। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है? वाटसन को। किसे?
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वाटसन। नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब वाटसन क्या है आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरी यूनिट में ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हु इज अ मेंडल, वाटसन, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। मतलब इन्होंने जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बेस पर मतलब रिजल्टेंट निकाला। ये जो साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वाटसन, मॉर्गन, ये सब बाद में आए थे। सबसे पहले कौन आया था? मेंडल साहब। ये सबसे ओल्ड है, फादर, पितामह है सबके ये, क्योंकि जेनेटिक्स की स्टार्टिंग इन्हीं से हुई है, या फिर इन्हीं ने जेनेटिक्स को मतलब इन्वॉल्व किया है बायोलॉजी में। सबसे पहले जेनेटिक्स की बात ही इन्हीं ने की, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनके बाद फिर साइंटिस्ट आते गए आते गए आते गए, उनमें से एक साइंटिस्ट जिसे हम वाटसन बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। एंड टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। याद रखेंगे हम लोग। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई। अब कोई पूछेगा व्हाट इज जेनेटिक्स, तो आप बोलेंगे जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट्स डील विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों में वंशानुक्रम और विविधता के अध्ययन से संबंधित है। चले आगे, चले आगे। ओके, तो ये देख लीजिए, जेनेटिक्स में आपको ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? कौन सी आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी? फर्स्ट इज हेरिडिटी, सेकंड इज इनहेरिटेंस, थर्ड इज वेरिएशन। आज हम टर्म्स की ही बात करेंगे, ठीक है। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन। क्लियर है? क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई। अब हेरिडिटी आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या होता है हेरिडिटी? हेरिडिटी मतलब जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आ रहे हैं जनरेशन में। किसमें? जनरेशन में। तो ये जो कैरेक्टर आ रहे हैं यही क्या है? हेरिडिटी, जो पेरेंट्स से आपको मिल रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आपकी जनरेशन में आ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या है? अब ये जो कैरेक्टर आए हैं इसमें मदर भी हैं, फादर भी हैं, तो इनके जो कैरेक्टर्स मिक्स होकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये इनकी तरह है सेम, ना इनकी तरह, नया कैरेक्टर, न्यू इंडिविजुअल्स या फिर नए कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यही वेरिएशन है जिसकी वजह से भिन्नता देखने को मिल रही है। समझ गए? जैसे आप, हम और डॉग, कैट, इन सब में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज इन सभी के अंदर जेनेटिक्स लागू होता है। मतलब हेरिडिटी, जो कैरेक्टर्स हैं ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, हेरिडिटी के इनहेरिटेंस की हेल्प से एंड वेरिएशन देखने को मिलता है। आप डॉग को देखेंगे, उसके बेबी डॉग को देखेंगे, कहेंगे यार ये तो इसका कलर तो थोड़ा चेंज है, या फिर ये बहुत ज्यादा क्यूट है, इसकी मम्मी तो ऐसे नहीं दिखाई देती, है ना। जो भी कुत्तों को पालते हैं घर में वो देखते होंगे, वैसे तो आप रोड पे भी देख सकते हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आई? चलिए इन डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें टर्म्स आज सभी क्लियर कर लेनी है। सॉरी, या फिर सेकेंड टाइम रिपीट हो गई क्या चीजें। चलिए, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। क्या है हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब अनुवांशिकी मतलब हेरिडिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से लक्षण उनकी संतान में स्थानांतरित होते हैं। अब वो कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक कलर हो सकता है, किसका? आई कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट एक्सेट्रा। ये सभी कैरेक्टर के पास्ट होने की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द प्रोसेस फॉर विच ट्रेट्स, मतलब ये सभी ट्रेट्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट अदर जनरेशन या जीन्स। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? चलिए अब आगे चलिए, ये देखिए अब सेकंड मिलेगा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है आप बता सकते हैं? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या हेरिडिटी दिखाई देती, मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते जनरेशन टू जनरेशन। तो देखिए, inheritance is the process by which characters of or traits are passed from parents to offspring। ठीक है, मतलब यहाँ पर जीन्स एंड ट्रेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, उसी को हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पर हो सकता है आपको दो चीजें सेम समझ में आ सकती हैं। कौन सी दो चीजें? ये हो सकता है हेरिडिटी
और इनहेरिटेंस आपको सेम लग सकता है, परंतु ये सेम नहीं है। क्यों? ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये मदर है और ये फादर है, ठीक है। इनकी आई का कलर ब्लू है और इनकी आई का कलर ब्राउन है, ठीक है। अब दोनों मिक्स होकर के नई जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन, उसमें आया ये कलर। ब्राउन भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं ब्लैक। क्या बोल सकते हैं? ब्लैक। अब क्योंकि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर हुई, हो सकता है इनके फादर का ब्लैक कलर हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये जो न्यू स्प्रिन है, इसमें कैरेक्टर्स मिल किससे रहे हैं? मदर एंड फादर से। अचानक से तो जनरेट हुए नहीं। अब आप कहेंगे इनमें तो इनका कैरेक्टर है ही नहीं, तो अचानक से कोई चीज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक साइड में व्हाइट कलर है, दूसरे साइड में रेड कलर है, जब दोनों कलर को मिक्स कर देंगे तो पिंक कलर बनेगा। अब पिंक कलर खुद से क्रिएट नहीं हुआ है, विद द हेल्प ऑफ व्हाइट एंड रेड। जब व्हाइट एंड रेड को मिक्स किया तभी नया कलर बना है ना। लेकिन ये एग्जैक्ट ना ही रेड है ना ही व्हाइट है, नया कलर है, ठीक है। सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी, मतलब इनके पास कलर अलग था, इनके पास अलग था, और इनके अंदर जो कलर आया ये भी एक कैरेक्टर है जो कि इन दोनों से ही मिला है। तो यही हेरिडिटी है। कैरेक्टर जो आपको जनरेशन में मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो हेरिडिटी है। और हेरिडिटी में इनहेरिटेंस क्या है? जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रक्रिया के थ्रू ये कैरेक्टर मिक्स होकर के एक नया कैरेक्टर बन रहा है, यहाँ पर आ रहा है, उसको इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। क्लियर है? तो इनहेरिटेंस समझ में आया? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब वेरिएशन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कलर ब्राउन था, यहाँ पर कलर ब्लैक था, लेकिन यहाँ पर कलर हमें, सॉरी, यहाँ ब्राउन था, यहाँ पे ब्लू था, लेकिन यहाँ हमें नई जनरेशन में ब्लू कलर की जगह ब्लैक मिला, ना ही ब्राउन मिला, ना ही ब्लू मिला, मतलब ब्लैक। मतलब यहाँ पर ना ही मदर जैसा है ना ही फादर जैसा, नई चीज देखने को मिल रही है, नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं वेरिएशन। आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आई है। तो हेरिडिटी समझ में आ गया, और इनहेरिटेंस भी समझ में आ गया, और वेरिएशन भी आपको समझ आ गया। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स और पेरेंट्स के बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? चलिए अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। कुछ टर्म्स की बात करेंगे, वो टर्म आपको याद रखना है, तब जाके हम लॉ ऑफ मेंडल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्लियर है? चलिए, तो हम किन टर्म्स की बात कर रहे हैं? यहाँ पर जब हम स्टडी कर रहे थे, मतलब जब मेंडल साहब स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने आइडियली बहुत सारे वैसे तो प्लांट थे, लेकिन इन्हें अपने आइडियल माना पी प्लांट को, जैसे हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं, सॉरी पाइसम सटाइवम, क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। क्लियर है? तो किसको इन्होंने आइडियल माना? मटर के पौधे को, पी प्लांट को हमने आइडियल लिया, मतलब मेंडल साहब ने लिया। उसके दो ट्रेट्स लिए, दो कैरेक्टर्स लिए। सबसे पहले मान लीजिए ने हाइट की बात करी। किसकी बात करी? हाइट, ठीक है, हाइट की। हाइट में इन्होंने क्या लिया? एक बिल्कुल डॉर्फ लिया, दूसरा टॉल, मतलब एक छोटा और एक बड़ा, जो कि कंप्लीटली कैसा था? यहाँ पर हम कुछ टर्म्स सीखने वाले हैं, इसलिए ये सारी चीज आपको बताई जा रही है। मान लीजिए जो कंप्लीटली लंबा था उसे इन्होंने टी से रिप्रेजेंट किया। किससे? टी, टॉलर। और जो कि डॉर्फ था, मतलब छोटा था, शॉर्ट था, उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। किससे? स्मॉल टी से। अब क्योंकि पता है ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी टी, ये क्या है, इसको समझने के लिए आप आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। यहाँ पे हमें पता है क्या कि जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम होते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स कितने होते हैं? 23 पेयर। कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये 23 पेयर्स कैसे मिलते हैं? हमें पता है इसमें हाफ होते हैं मदर के, हाफ होते हैं फादर के, मतलब पेयर में आते हैं, पेयरिंग होती है इन क्रोमोसोम की। तो ये कैसे होते हैं? मान लीजिए क्रोमोसोम ऐसे रहेंगे कि एक का सेट होगा, ये जैसे मान लीजिए मदर का, ये फादर का, जो कि प्रोजेनी मतलब जनरेशन में देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं, मेरे अंदर एक सेट होगा मदर का, दूसरा सेट होगा फादर का क्रोमोसोम का। अब वो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ऐसे करते करते 23 पेयर्स होंगे, ठीक है।
और यहाँ पे 23 वाला लिख लीजिए, 23 को मत भी लिखिए तो भी चलेगा, इसको हटाइए। वैसे ही फादर की जो होंगे इसको बोल देंगे हम ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ऐसे चलते जाएंगे 23 तक। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर में होगा, ये एक पेयर हो गया ए और ए डैश, एक पेयर ये हो गया बी और बी डैश, एक हो गया सी और सी डैश, एक हो गया डी एंड डी डैश। तो ये जो क्रोमोसोम है कैसे होंगे, पेयर में होंगे। मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम है जिसे हम बोल रहे हैं ए एंड ए डैश, ये एक पेयर है, क्या है, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का। और ये किस तरीके का दिखाई देगा, आपने 10th में भी पढ़ा है क्रोमोसोम के बारे में, इस तरीके का, ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम के अंदर एक लोकेशन होगी, मान लीजिए ये वो लोकेशन है जो क्या डिसाइड करेगी कलर को, सेम लोकेशन इसकी भी होगी। ठीक है, मतलब अगर क्रोमोसोम के ऊपर ए एंड ए डैश, क्योंकि दोनों एक ही सेट है, एक ही पेयर है, कलर का जीन बैठा होगा यहाँ, तो दूसरे ए डैश वाले में भी यही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइट का जीन है तो ए डैश वाले में भी यही होगा, हाइट का जीन। ठीक है, अब जिस मतलब एक ही क्रोमोसोम पे अगर कैरेक्टर की लोकेशन एक ही होती है जीन की, अब जीन क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम का एक पार्ट है जो कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। याद रखिए, ये क्रोमोसोम हो गया, यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये क्या है, क्रोमोसोम है ये। तो क्रोमोसोम का एक पार्ट जो कैरेक्टर्स को डिसाइड करेगा, किसको, कैरेक्टर्स को डिसाइड करेगा, वही क्या है, जीन है। मतलब जीन क्या होते हैं, डायरेक्ट हम नहीं जाएंगे, आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो आगे बात करेंगे। डीएनए, क्रोमोसोम क्या है, इनडायरेक्टली हम बात करेंगे, क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है जो कि यहाँ पर होता है। ठीक है, डीएनए फर्दर क्या बनाएगा, प्रोटीन, और ये बनाएगा, सॉरी डीएनए बनाएगा आरएनए, एंड फर्दर बनेगा प्रोटीन। और प्रोटीन हमें पता है सभी कैरेक्टर्स प्रोटीन की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर जो मतलब ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है, मतलब डीएनए एक लंबा धागा है, इसी को अरेंज कर देंगे अच्छे से हम इस तरीके से, तो ये क्रोमोसोम बन गया। अब इस धागे में, मतलब डीएनए के इस धागे में जरूरी नहीं है पूरा पार्ट ही प्रोटीन बनाए, इनमें से कुछ पार्ट प्रोटीन बनाएगा। जैसे मान लीजिए इतना पार्ट प्रोटीन बना रहा है, इतना इतना पार्ट प्रोटीन बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, तो इसको हम बोल देंगे जीन। क्या बोल देंगे, जीन। जीन क्या है, डीएनए का 2% या 10% पार्ट जो कि प्रोटीन बनाता है, उसी को हम जीन बोलते हैं। जरूरी नहीं है डीएनए का पूरा कंप्लीट थ्रेड ही प्रोटीन बनाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, उससे कुछ पार्ट ही क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, उसे हम जीन बोलेंगे। और जो पार्ट प्रोटीन नहीं बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, जंक डीएनए, मतलब वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि सभी कैरेक्टर्स प्रोटीन पर बेस्ड रहेंगे, प्रोटीन जैसा प्रोटीन बनेगा वही लक्षण कैरेक्टर दिखाई देगा। तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, पेट से डीएनए का, और इसमें से ही एक पार्ट होगा जो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं जीन। तो मान लीजिए क्रोमोसोम का एक सेट है, इसमें ये वो पार्ट है जो कैरेक्टर्स डिसाइड करेगा कलर का, तो इसको हम बोल रहे हैं कलर जीन। ठीक है, ये हाइट का कैरेक्टर डिसाइड करेगा, तो इसका भी यही जीन यहीं पर लोकेटेड होगा। तो अगर एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही लोकेशन पे सेम जीन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। क्या बोलते हैं, होमोलोगस। ठीक है, अगर लोकेशन अलग होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कलर का जीन इसमें यहाँ पर, जबकि ए डैश में यहाँ पर हो, तो इसे हम बोलते हैं होमोलोगस, नहीं बोलेंगे हेट्रोलोगस। ठीक है, तो होमोलोगस आपको समझ में आया, ये टर्म्स आपको समझ में आई यहाँ पर, क्रोमोसोम, जीन, है ना, डीएनए तो आपको पता ही है, आगे और भी अच्छे से हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। क्या सेंट्रल डोग्मा, मतलब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, ये सारी चीज हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ऐसे जो क्रोमोसोम है इनके पेयर कितने होंगे, 23। हमारे अंदर हमारे खुद के अंदर 23 पेयर होंगे। ठीक है, इनमें से एक जो सेट है वो मदर से मिलेगा, दूसरा सेट फादर से मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1 तो 1 डैश, 2 तो 2 डैश, 3 एंड 3 डैश, सॉरी 4 तो 4 डैश, ऐसे करके यहाँ पर एक पेयर बनेगा, दैट इज 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। ठीक है, तो क्रोमोसोम ऑलवेज पेयर में होंगे और यही डिसाइड करेंगे, इनमें से एक कलर को डिसाइड कर देगा, एक हाइट को, एक मतलब अलग अलग चीजों को यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि यही प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे।
क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? ठीक है, अब हमें पता चल गया जो क्रोमोसोम है वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और दोनों जोड़े मिलकर ही कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। वैसे ही जब हम डिस्कस कर रहे थे कि पी प्लांट पर कैसे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, तो इनिशियली मेंडल ने बोला कि एक पी प्लांट ले रहा हूं, मतलब एक मटर का पौधा ले रहा हूं। कौन सा मटर है? येलो मटर। ठीक है, येलो पी, मतलब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, पाइसम सटाइवम, याद रखना है। इन्होंने इसके दो ट्रेट्स लिए, एक कंप्लीटली लॉन्ग मतलब कि लंबा रहेगा, और एक कंप्लीटली शॉर्ट होगा। बीच की कहानी नहीं होगी यहाँ कि मीडियम है, मीडियम को अभी अवॉइड करेंगे हम। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको समझानी है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीटली लॉन्ग होगा, एक कंप्लीटली शॉर्ट होगा। जो कंप्लीटली लॉन्ग होगा उसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कंप्लीटली शॉर्ट को हम स्मॉल टी से। अब क्योंकि पता है हमें सिंगल टर्म तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम ऑलवेज सेट में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो यहाँ पर एक कैपिटल टी तो दूसरा कैपिटल टी ऐड कर लेंगे, यहाँ पर एक और स्मॉल टी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन दिखाई दे रही है, जहां पर सेम ऑफ टर्म्स दिख रहे हैं, मतलब कैपिटल एंड स्मॉल, इसे हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। ठीक है, और देखिए होमोजाइगस मतलब समझ में आया, यहाँ पर कैपिटल एंड कैपिटल दोनों सेम है, स्मॉल स्मॉल दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है? जो कैपिटल है वो लॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबे पौधे को, जो कि हमारे लिए असरदार है, अच्छा है। और जो स्मॉल स्मॉल है ये भी होमोलोगस है, सॉरी होमोजाइगस है, लेकिन ये डॉर्फ मतलब शॉर्ट प्लांट को क्रिएट करेगा, है ना। मतलब शॉर्ट प्लांट के लिए जरूरी है दोनों की कंडीशन कैसी हो? सेम होना चाहिए, स्मॉल स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें दो ट्रेट्स दिखाई देंगे, एक जो कि लंबा होगा जिसे हम बोलेंगे डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? डोमिनेंस, डोमिनेंस कैरेक्टर। क्लियर है? और जो इसका अपोजिट होगा शॉर्ट, उसे हम बोलेंगे रिसेसिव। क्या बोलेंगे? तो अभी आपको सुनने को मिलेगा डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो डोमिनेंस हमारे लिए अच्छा, ऐसा समझ सकते हैं, असरदार अच्छा होगा डोमिनेंस, और रिसेसिव होगा, समझ गए? अगर मटर का पौधा लंबा हो रहा है, उसके पॉड मतलब बोल सकते हैं उसकी फली लंबी है, भरे हुए प्लांट है, तो ये जो कैरेक्टर है ये हमारे लिए क्या है? डोमिनेंस है, मतलब अच्छा कैरेक्टर है ना। और यही बात करें, मटर का पौधा छोटा है, उसका पॉड छोटा है, उसके सीड के साइज छोटे, रिंकल्ड है, झुर्रीदार, बेकार है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिसेसिव। ठीक है, तो याद रखना है डोमिनेंस मतलब असरदार, रिसेसिव मतलब बेकार भी नहीं बोलेंगे, कहीं कहीं रिसेसिव भी ठीक हो जाता है कुछ चीजों में, कुछ कंडीशंस में, लेकिन अभी आपको रिसेसिव एंड डोमिनेंस का मतलब समझ में आया? ठीक है, ओके। तो जब हमने इनका क्रॉस कराया, मतलब मेंडल साहब ने इनका क्रॉस कराया, तो देखने को मिला हमें कि जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें सभी प्रकार के प्लांट इस टाइप के दिखाई दिए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो अब बताइए ये कैसा था? होमोलोगस बट डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब अच्छा, और ये होमोलोगस, होमोलोगस नहीं सॉरी होमोजाइगस, होमोलोगस नहीं होमोजाइगस, याद रखना है क्या है ये? होमोजाइगस, एंड ये भी होमोजाइगस है, बट ये डोमिनेंस है एंड ये रिसेसिव है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो प्लांट क्रिएट होगा, यहाँ पे देखिए एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, लेकिन यहाँ पर ये ना ही ये शॉर्ट को क्रिएट नहीं करेगा, इससे जो प्लांट होगा ये कैसा होगा? लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा। तो ये जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दिए लंबा, वो क्या है? रिसेसिव है या डोमिनेंस है? डोमिनेंस तो लंबा है, रिसेसिव तो शॉर्ट है, तो हमारा जो प्लांट बना है वो लंबा है, इसका मतलब ये भी कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंस है। कंडीशन क्या है? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? कंडीशन है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? जब दोनों टर्म सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, तो हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, बट ये हेट्रोजाइगस है। ये डोमिनेंस है, ये रिसेसिव है, बट ये कैसा है? डोमिनेंस है, मतलब डोमिनेंस एंड हेट्रोजाइगस। कहानी समझ में आई? क्लियर है? चलिए, ये जो टर्म्स है वो आपको याद रखना है, ताकि अगली क्लास के लिए आपके लिए फ्रूटफुल हो, ताकि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझ पाए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे अपनी एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स को। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।